दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों ये एनसीईआरटी सामान्य विज्ञान के अध्यायवार वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला में आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे 7वीं कक्षा के विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके आगामी परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम अध्याय 12 जो कि पादप में जनन है, इससे संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न है कि कायिक प्रवर्धन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, पहला कथन है कि कायिक प्रवर्धन द्वारा पादप कम अवधि में उगाए जा सकते हैं। दूसरा है कि बीजों द्वारा उगाए जाने वाले पादपों की अपेक्षा कायिक प्रवर्धन द्वारा उत्पन्न पादपों में पुष्प और फल आने में अधिक समय लगता है। तो इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों, कायिक प्रवर्धन द्वारा पादप कम अवधि में उगाए जा सकते हैं, ये आपका सही है। लेकिन दूसरा कथन गलत है, क्योंकि बीजों द्वारा उगाए जाने वाले पादपों की अपेक्षा जो कायिक प्रवर्धन से उत्पन्न पादप होते हैं उसमें फूल और फल आने में कम समय लगता है। तो केवल एक यानी ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, पादपों में जनन दो प्रकार से होता है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन की कुछ विधियां खंडन, मुकुलन, बीजाणु निर्माण और कायिक प्रवर्धन हैं। इनमें से कायिक प्रवर्धन की विधि में पत्तियां, तना और मूल जैसे कायिक भागों से नए पादप उगाए जाते हैं। कायिक प्रवर्धन द्वारा जो पौधे होते हैं कम अवधि में उगाए जा सकते हैं। साथ ही बीजों द्वारा उगाए जाने वाले पादपों की अपेक्षा कायिक प्रवर्धन द्वारा उत्पन्न पादपों में पुष्प और फल कम अवधि में आ जाते हैं। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन है कि कायिक प्रवर्धन में नए पादप जनक पादप की प्रतिलिप होते हैं। कारण है क्योंकि कायिक प्रवर्धन में नए पादप एक ही जनक द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सही है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। ऐसा इसलिए है, आप देख सकते हैं कि कायिक प्रवर्धन में जो नया पौधा बनता है वो जनक पादप की यथार्थ प्रतिलिप होता है, क्योंकि वे एक ही जनक द्वारा उत्पन्न होते हैं। इसके विपरीत लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न होने वाले पादप में माता पिता दोनों के गुण होते हैं। लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप पादप बीज उत्पन्न करते हैं, जबकि कायिक प्रवर्धन में कायिक भागों से पादप सीधे नए पौधे उगाए जाते हैं। तीसरे प्रश्न पर आते हैं। विभिन्न सजीवों में जनन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि इष्ट में जनन मुकुलन के माध्यम से होता है। दूसरा, शैवाल में जनन प्रक्रिया खंडन के माध्यम से होता है। और तीसरा है मांस और फर्न में जनन बीजाणुओं के द्वारा होता है। तो इसमें से कौन सा कथन आपका सही है, आपको बताना है। सही उत्तर ऑप्शन डी 1, 2 और 3, ये तीनों ही कथन सही हैं। और आप देख सकते हैं, ईस्ट एक एकल कोशिका या एक कोशिकीय जीव होता है, जिसमें जनन जो है मुकुलन की प्रक्रिया से होता है। मुकुलन में ईस्ट कोशिका से छोटा सा मुकुल यानी कली बाहर निकलता है और अपनी जनक कोशिका से अलग होकर नई ईस्ट कोशिका बनाता है। तो मुकुलन से ईस्ट का जो है ईस्ट का जनन एकल कोशिका में मुकुलन की प्रक्रिया से होता है। शैवाल में जनन प्रक्रिया खंडन के माध्यम से होती है और इस प्रक्रिया में शैवाल जैसे स्पाइरोगायरा 2 या अधिक खंडों में भी खंडित हो जाते हैं। ये खंड अथवा टुकड़े नए जीवों के रूप में वृद्धि करते हैं। और तीसरा है कि मांस और फर्न जैसे पादपों में जनन बीजाणुओं द्वारा होता है और बीजाणु अलैंगिक जनन ही करते हैं। ये वायु द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, एक लिंगी पुष्प के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। एक लिंगी पुष्प में या तो केवल पुंकेसर अथवा केवल स्त्री केसर उपस्थित होते हैं, बिल्कुल सही है। और दूसरा है कि सरसों, गुलाब और पिटूनिया के पौधों में उगने वाले पुष्प एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। तो ये दूसरा कथन आपका सही नहीं है। देखिए, केवल एक यानी ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे पुष्प जिनमें या तो केवल एक पुंकेसर अथवा केवल स्त्री केसर उपस्थित होते हैं एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं, जबकि जिन पुष्पों में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों होते हैं वे द्विलिंगी पुष्प कहलाते हैं। मक्का, पपीता और ककड़ी या खीरे के पौधे में एक लिंगी पुष्प होते हैं, जबकि सरसों, गुलाब, पिटूनिया इनके पौधे में उगने वाले पुष्प जो होते हैं वे द्विलिंगी पुष्प के उदाहरण हैं, एक लिंगी नहीं। अगला प्रश्न है, पादपों में परागण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पहला कथन है, आप देखिए कि परागण के अंतर्गत परागकणों का स्थानांतरण परागकोश से पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है, सही है। दूसरा है कि जहां स्वपरागण के अंतर्गत परागकणों का स्थानांतरण परागकोश से उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है, वहीं पर परागण में परागकणों का स्थानांतरण उसी प्रकार के किसी अन्य पादप पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है। तो ये आपका सही नहीं है। देखिए, केवल कथन एक सही है, दो सही नहीं है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि पुष्प में उपस्थित परागकण जो होते हैं बहुत छोटे और हल्के होते हैं। ये वायु, जल अथवा कीटों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर और एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर ले जाए जाते हैं। इन परागकणों का परागकोश से पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण परागण कहलाता है। और दूसरा कथन आपसे दिया गया है कि यदि परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो इसे स्वपरागण कहा जाता है, परंतु जब पुष्प के परागकण उसी पादप के किसी अन्य पुष्प अथवा किसी दूसरे प्रकार के पौधे के किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो इसे परपरागण कहा जाता है। जबकि दूसरा कथन कह रहा है कि स्वपरागण के अंतर्गत परागकणों का स्थानांतरण परागकोश से उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है और परपरागण में परागकणों का स्थानांतरण उसी प्रकार के किसी अन्य पादप पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है। तो यदि परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो स्वपरागण होता है, और जब दूसरे पादप के किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो परपरागण होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है दोस्तों, पादप का जनन भाग तना होता है। दूसरा है कि नर और मादा युग्मक के युग्मन का प्रक्रम परागण कहलाता है। तीसरा है कि परिपक्व होने पर अंडाशय फल में विकसित हो जाता है। और चौथा, डबल रोटी का फफूंद बीजाणु उत्पन्न करने वाला एक पादप जीव होता है। तो इसमें से कौन सा कथन सही है? देखिए, पादप का जनन भाग तना होता है, सही नहीं है। और आप जानते हैं कि पादप का जनन भाग पुष्प होता है। दूसरा है कि नर और मादा युग्म के युग्मन का प्रक्रम परागण कहलाता है, तो ये परागण नहीं बल्कि निषेचन कहलाता है, ये भी गलत है। तीसरा है कि परिपक्व होने पर अंडाशय फल में विकसित हो जाता है, सही है। और चौथा है डबल रोटी का फफूंद बीजाणु उत्पन्न करने वाला एक पादप जीव है। तो देखिए, इसमें से 3 और 4 आपके सही हैं, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। आप देख सकते हैं ऑप्शन डी सही उत्तर है। अध्याय 12 के बाद आइए 7वीं कक्षा के विज्ञान के अध्याय 13 पर, जो है गति और समय, इस चैप्टर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उपकरण वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है? तो सही उत्तर है, ये उपकरण ओडोमीटर होता है। देखिए, वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने वाला उपकरण या यंत्र ओडोमीटर या पथमापी कहा जाता है। स्पीडोमीटर का प्रयोग वाहनों की चाल मापने के लिए किया जाता है। एक्सीलरोमीटर वाहन की चाल की वृद्धि दर को मापता है और अल्टीमीटर से विमानों की ऊंचाई नापी जाती है। अगले प्रश्न पर आते हैं, चाल का मूल मात्रक क्या है आपको बताना है। तो सही उत्तर है मीटर प्रति सेकेंड। यदि किसी वस्तु की चाल जो है दोस्तों, किसी वस्तु की चाल उसके द्वारा तय की गई दूरी को उस दूरी को चलने में लिए गए समय से विभाजित करने पर प्राप्त होती है। दूरी को यदि मीटर में मापा जाए तो, और समय को सेकेंड में, तो मीटर प्रति सेकेंड जो है ये चाल का मूल मात्रक मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अब आइए 7वीं कक्षा के विज्ञान के अध्याय 14 पर आते हैं, जो है विद्युत धारा और इसके प्रभाव। इस अध्याय से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विभिन्न प्रभाव होते हैं। इन प्रभावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है दोस्तों कि किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह तार तप्त हो जाता है, तो बिल्कुल जो है ये आपका सही है। और किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह तार चुंबक की भांति व्यवहार करता है, तो ये भी सही है। दोस्तों, ये दोनों ही कथन सही हैं विद्युत धारा और इसके प्रभाव के संबंध में। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और आप देख सकते हैं, जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वो तार गर्म हो जाता है, इसको विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। और जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वो तार चुंबक की तरह व्यवहार करता है, इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं।
वैज्ञानिक हैंस क्रिश्चियन आर्स्टेड ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को देखा था। अगले प्रश्न पर आते हैं। विद्युत फ्यूज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि इनका प्रयोग लघुपथन या शॉर्ट सर्किट को रोकने के लिए किया जाता है, सही है। और दूसरा है सुरक्षा मानक से उच्च विद्युत धारा के प्रवाहित होने से विद्युत फ्यूज तार पिघल जाते हैं, सही है। तो दोनों ही कथन आपके सही हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, विद्युत फ्यूज जो है ये विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव सिद्धांत पर आधारित होता है और आप जानते हैं कि कुछ विशेष पदार्थों के बने तारों में से जब उच्च विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वे गर्म होने से पिघलकर टूट जाते हैं और इन पदार्थों के उपयोग में विद्युत फ्यूज इसका निर्माण किया जाता है, विद्युत फ्यूज का, जो विद्युत परिपथों को क्षति और आग से बचाते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 3 है कि थॉमस अल्वा एडिसन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि थॉमस अल्वा एडिसन ब्रिटेन के वैज्ञानिक थे और दूसरा है कि थॉमस अल्वा एडिसन ने विद्युत बल्ब, ग्रामोफोन, चलचित्र कैमरा और कार्बन प्रेषक का आविष्कार किया। तो थॉमस अल्वा एडिसन दोस्तों ब्रिटेन के नहीं बल्कि संयुक्त राज्य अमेरिका के वैज्ञानिक थे। तो पहला कथन गलत है। दूसरा कथन आपका सही है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। आप देख लीजिए, थॉमस अल्वा एडिसन जिनका जन्म 1847 में, मृत्यु 1931 में हुई थी, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के निवासी थे और इन्होंने विद्युत बल्ब, ग्रामोफोन, चलचित्र कैमरा और कार्बन प्रेषक सहित लगभग 1300 आविष्कार किए थे। अब आइए आते हैं दोस्तों प्रकाश पर, जो है 7वीं कक्षा के विज्ञान का अध्याय 15। प्रकाश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, समतल दर्पण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा, आभासी तथा बिंब के समान आकार का होता है, ये आपका सही है। और दूसरा है कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में बिंब का वाम भाग प्रतिबिंब के दक्षिण भाग की भांति दिखाई देता है और बिंब का दक्षिण भाग प्रतिबिंब के वाम भाग की तरह दिखाई पड़ता है। तो ये भी आपका सही है। दोनों ही कथन सही हैं, आप देख सकते हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है, जो है 1 और 2 दोनों सही हैं। इस प्रश्न की व्याख्या देख लीजिए कि जो प्रतिबिंब किसी पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा, आभासी और बिंब के समान आकार का बनता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी कि दर्पण से बिंब की दूरी होती है और समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को दक्षिण वाम दिखाई देता है और वाया पक्ष जो है दक्षिण की ओर दिखाई पड़ता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अवतल दर्पण के विभिन्न उपयोगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है चिकित्सकों द्वारा आँख, कान, नाक तथा गले का निरीक्षण करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है। और दूसरा है कि वाहन चालकों के पीछे देखने के लिए वाहनों के पार्श्व दर्पणों में इसका प्रयोग किया जाता है, तो ये आपका गलत है। और आप जान लीजिए, बहुत ही क्लियर कट जान लीजिए दोस्तों कि चिकित्सकों द्वारा आँख, नाक, कान और गले के परीक्षण में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, जबकि वाहन चालकों के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, केवल कथन 1 सही हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। चिकित्सक जो यूज करते हैं आँख, नाक, कान, गले का निरीक्षण करने के लिए अवतल दर्पण वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है। जब बिंब वस्तु को दर्पण के अत्यंत निकट रखते हैं तो प्रतिबिंब आभासी, सीधा और आवर्धित होता है। और दंत विशेषज्ञों द्वारा अवतल दर्पण का उपयोग दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है। दूसरा कथन इसलिए गलत दिया गया है क्योंकि आप जानते हैं कि वाहनों में साइड मिरर के रूप में अवतल दर्पण का नहीं बल्कि उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। उत्तल दर्पण अधिक क्षेत्र के दृश्य का प्रतिबिंब बना सकता है। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब सीधा, आभासी और आकार में बिंब से छोटा होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। लेंसों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, पहला कथन क्या है आपका? पहला कथन है, आप देख सकते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला कथन आपका कि उत्तल लेंस सदैव वास्तविक, उल्टा और आकार में बिंब से बड़े प्रतिबिंब बनाता है, ये आपका सही नहीं है।
अवतल लेंस सदैव आभासी, सीधा तथा आकार में बिंब से छोटा प्रतिबिंब बनता है, ये आपका सही है। तो आप देखिए केवल 2 सही है, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगर आप व्याख्या देखें तो कथन एक गलत है, क्योंकि उत्तल लेंस वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। जब बिंब लेंस के अत्यंत निकट रखा जाता है तो बनने वाला प्रतिबिंब आभासी, सीधा और आवर्धित होता है। उत्तल लेंस को आवर्धक लेंस की तरह भी उपयोग में लाया जाता है। दूसरा है कि सामान्यतया उत्तल लेंस उस पर पड़ने वाले आपतित प्रकाश को अभिसारित कर देता है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। दूसरा कथन सही है, क्योंकि अवतल लेंस सदैव आभासी, सीधा और आकार में बिंब से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। अवतल लेंस उस पर आपतित प्रकाश को अपसारित यानी बाहर की ओर मोड़ देता है, इसलिए इसे अपसारी लेंस कहते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न संख्या 4 है आपका। देखिए, श्वेत प्रकाश 7 वर्णों का मिश्रण होता है, बिल्कुल सही है। और दूसरा है इंद्रधनुष भी 7 वर्णों से मिलकर बना होता है। तो 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और आप देख सकते हैं बयानीह पीनाला, देखिए बैगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, ये श्वेत रंग के प्रकाश के 7 वर्ण होते हैं। और इन 7 वर्णों के मिलने से श्वेत प्रकाश बनता है, जो हमें सूर्य के प्रकाश से बने इंद्रधनुष या प्रिज्म के माध्यम से नजर आता है। अब आइए दोस्तों 7वीं कक्षा के विज्ञान के अध्याय 16 पर आते हैं और इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 22 मार्च का दिन व्यक्ति का जल संरक्षण के महत्व की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और पृथ्वी की सतह का लगभग 71% भाग जल से ढका है, लेकिन उपलब्ध के लिए जो उपलब्ध अलवण जल या ताज़ा जल पृथ्वी पर उपलब्ध जल की कुल मात्रा का 1% से भी कम है। और इस विषय पर जागरूकता के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2003 को अंतर्राष्ट्रीय अलवण जल वर्ष बनाया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जल की कमी के लिए उत्तरदायी है? आपको बताना है। देखिए, औद्योगिकरण में वृद्धि, बढ़ती जनसंख्या और जल संसाधनों का कुप्रबंधन। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये सभी कथन आपके सही हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई व्यवस्था सर्वाधिक मितव्ययी है? देखिए, नहर, नलकूप, बावड़ी या बूंद सिंचाई। तो सही उत्तर है बूंद सिंचाई व्यवस्था, जिसको ड्रिप जो है सिंचाई कहते हैं। किसान अपने खेतों में जल का उपयोग मितव्ययिता से करना चाहते हैं। बूंद या ड्रिप सिंचाई व्यवस्था एक मितव्ययी सिंचाई व्यवस्था है। इसमें कम व्यास के पाइपों द्वारा पौधों को पानी दिया जाता है, जो सीधे उनकी जड़ों तक जल पहुंचाती है। अगला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। देखिए, विश्व की सभी झीलों और नदियों में जल की कुल मात्रा नियत रहती है, ये सही नहीं है। दूसरा है भूमिगत जल की कुल मात्रा नियत रहती है, ये भी सही नहीं है। और विश्व के समुद्रों और महासागरों में जल की कुल मात्रा नियत है, तो ये भी सही नहीं है। और विश्व में जल की कुल मात्रा नियत है, ये आपका सही है। देखिए दोस्तों, ऑप्शन डी आपका सही है कि विश्व में जल की कुल मात्रा नियत है। जल चक्र द्वारा परिचक्रण के दौरान जल इसकी तीनों अवस्थाओं यानी ठोस ध्रुवों पर हिमनद, द्रव यानी महासागर, नदी, झील, भौम जल और गैस यानी वायु में जलवाष्प में से किसी एक अवस्था में पृथ्वी पर कहीं भी पाया जा सकता है। और जल का उसकी तीनों अवस्थाओं के बीच सतत चक्रण द्वारा पृथ्वी पर यानी समस्त विश्व में जल की कुल मात्रा नियत रहती है। अब आइए अध्याय 17 पर आते हैं, जो है वन हमारी जीवन रेखा। इससे संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, कौन सा खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है? तो आप जानते हैं, सबसे पहले घास प्राथमिक जो है उत्पादक है, उसके बाद कीट, घास को कीट खाते हैं, कीट को मेढक, मेढक को सर्प और सर्प को गरुड़ खाता है। तो ये खाद्य श्रृंखला या आहार श्रृंखला का सही क्रम है। सभी जीव, चाहे वे शाकाहारी हो या मांसाहारी, अंततः भोजन के लिए पादपों पर निर्भर होते हैं, क्योंकि जो जंतु पादपों का भोजन करते हैं उन्हें अक्सर अन्य जंतुओं के द्वारा भोजन के रूप में खा लिया जाता है और ये क्रम चलता रहता है। इस क्रम को ही खाद्य श्रृंखला या फूड चेन कहा जाता है। घास को कीटों द्वारा खा लिया जाता है, इनको मेढक खाते हैं, मेढक को सांप और सांप को बाज या गरुड़ खा लेता है।
अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। ये प्रश्न है, अपघटकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? ये मृत पादपों और जंतु ऊतकों को ह्यूमस में परिवर्तित कर देते हैं, तो ये आपका सही है। और दूसरा है कि ये वन में उगने वाले पादपों के लिए पोषक तत्वों की आपूर्ति को बनाए रखने में सहायक हैं, ये भी आपका सही है। तो दोनों ही कथन सही है, 1 और 2 दोनों। अपघटक दोस्तों, अपघटक ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो मृदा के भीतर रहते हैं और मृत पादपों और जंतु ऊतकों को खाते हैं। उन्हें एक गहरे हरे रंग के पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं जिसको ह्यूमस कहा जाता है। और ह्यूमस पादपों के लिए पोषक के रूप में काम करता है, इसलिए अपघटक वन में उगने वाले पादपों के लिए पोषक तत्वों की आपूर्ति को बनाए रखने में सहायक होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है, आपको बताना है। पहला है कि वन मृदा को अपरदन से बचाते हैं, बिल्कुल सही है। वन में पादप और जंतु एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं, ये गलत है क्योंकि वनों में पादप और जंतु एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। तीसरा है कि वन जलवायु और जल चक्र को प्रभावित करते हैं, बिल्कुल सही है। और चौथा कथन है कि मृदा वनों की वृद्धि और पुनर्जनन में सहायक होती है, तो ये आपका सही है। दोस्तों देखिए, वन में अनेक खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। यदि किसी एक खाद्य श्रृंखला में कोई विघ्न बाधा पड़ती है तो ये अन्य श्रृंखलाओं को भी प्रभावित करता है। वन का प्रत्येक भाग अन्य भागों पर निर्भर होता है। यदि हम वन के किसी घटक जैसे वृक्ष को अलग कर दें तो इससे अन्य घटक प्रभावित होते हैं। अब आइए देखते हैं दोस्तों 7वीं कक्षा के विज्ञान का अंतिम अध्याय जो है अध्याय 18, अपशिष्ट जल की कहानी। इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उनको देखते हैं। आपंक यानी स्लज और बायोगैस अपशिष्ट जल उपचार के सह उत्पाद हैं। इन सह उत्पादों के उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, अपशिष्ट जल उपचार के प्रक्रम में उत्पन्न आपंक का उपयोग खाद के रूप में किया जाता है। और दूसरा है कि अपशिष्ट जल उपचार के प्रक्रम में उत्पन्न होने वाली बायोगैस या जैव गैस का उपयोग ईंधन के रूप में अथवा विद्युत उत्पादन के लिए किया जा सकता है। तो ये दोनों ही कथन आपके सही हैं। आप देख सकते हैं कि 1 और 2 दोनों सही हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अपशिष्ट जल या जो गंदा जल है, गंदला जल है, उसके उपचार के दौरान जो आपंक या स्लज, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, आपंक या स्लज जो निकलता है वो खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है जिसमें कार्बनिक पदार्थ और पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में होते हैं और ये मृदा में चले जाते हैं। क्लोरीन और ओजोन जैसे रसायनों का उपयोग जल को रोगाणु रहित करने के लिए होता है। और तीसरा है कि इस प्रक्रम में उत्पन्न होने वाली बायोगैस का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है, साथ ही इसका उपयोग विद्युत उत्पादन के लिए भी किया जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, कृमि प्रसंस्करण शौचालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि इसमें मानव मल को केंचुए द्वारा उपचारित किया जाता है, ये आपका सही है। और दोस्तों इसके उपयोग में जल की बहुत अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है, सही नहीं है। मानव मल पूर्णतः कृमि केकों में परिवर्तित हो जाता है जो मृदा के लिए अति समृद्ध पोषक है, ये आपका सही है। यानी कथन 1 और 3 आपके सही हैं। कृमि प्रसंस्करण शौचालय के संबंध में ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगर आप देखें दोस्तों व्याख्या के रूप में तो कथन 1 सही है। भारत में कृमि प्रसंस्करण शौचालय की रूपरेखा का परीक्षण किया गया है जिसमें मानव मल को केंचुओं के द्वारा उपचारित किया जाता है। ये तकनीक मानव मल के सुरक्षित प्रसंस्करण के लिए आदर्श सिद्ध हो सकती है क्योंकि इसके उपयोग में जल की बहुत कम मात्रा की आवश्यकता होती है। कथन 2 गलत हो जाएगा। तीसरा है कि क्योंकि इससे शौचालय का संचालन बहुत सरल और स्वच्छतापूर्ण है। इसमें मानव मल पूर्णतः कृमि केकों में परिवर्तित हो जाता है जो मृदा के लिए बहुत ही समृद्ध पोषक का कार्य करता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। एनसीईआरटी विज्ञान कक्षा 6 से 12वीं तक की एनसीईआरटी के अध्यायवार वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की व्याख्या सहित हल में हमने 6वीं और 7वीं कक्षा के जो विज्ञान हैं उनसे संबंधित ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों को हमने सॉल्व कर लिया है। आगे के वीडियो में हम 8वीं कक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को अध्यायवार क्रम से प्रस्तुत करेंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।